नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो सेशन में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट जो है लगातार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग को आज नेक्स्ट सेट लेकर आया हुआ हूँ, जो कि आप लोग को यहाँ पर 45 जीके और जीएस का कंप्लीट कराऊंगा, जो कि एक सेट का होगा। और सेट में आप लोगों को पता है टोटल 55 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का रहता है और 45 क्वेश्चन जीके और जीएस का, जिसमें आप लोग को 25 क्वेश्चन सिर्फ साइंस का रहेगा। साइंस में भी आप लोग को हो जाएगा क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीन मतलब टॉपिक से मतलब 3 सब्जेक्ट से आप लोग का 25 क्वेश्चन रहता है, खास करके ग्रुप डी में। बाकी बाद 20 क्वेश्चन जो आप लोग को वो जीके और करंट अफेयर्स का रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग जीके, करंट अफेयर्स और साइंस वाला पोर्शन देखेंगे, अर्थात 45 क्वेश्चन देखेंगे और अच्छी तरीके से उसको समझेंगे डिटेल्स में। तो आप लोग लगातार बने रहिएगा वीडियो में, ताकि आप लोग को ये जीके जीएस अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आगे आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो जाए। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर जो साइंस से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, जनरल साइंस लिखा हुआ है। 1 नंबर से साइंस का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ से 1 से 25 तक आप लोग को हो जाएगा साइंस का क्वेश्चन। इस सेट के अनुसार बता रहा हूँ। इसे तो एग्जाम में आप लोग का मिक्स क्वेश्चन रहता है, मतलब एक जीके रहेगा, करंट अफेयर घुसा देगा, फिर बीच में मैथ घुसा देगा, रीजनिंग घुसा देगा। इसे करके मिक्स करके जो है आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लेकिन यहाँ पर इस सेट में जो बनाया गया है, जिसका भी सेट है, उसमें पहले 25 क्वेश्चन लगातार साइंस का है, उसके बाद फिर मैथ रीजनिंग है, फिर लास्ट में जो इसमें जीके और करंट अफेयर्स दिया है। तो हम लोग पहले जीके और करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, फिर साइंस पढ़ेंगे। तो हमारा जो इसमें इस सेट में जो है जीके और करंट अफेयर स्टार्ट हुआ है, वो हुआ है क्वेश्चन नंबर 81 से। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा 81 नंबर प्रश्न जो है आप लोग देख सकते हैं। 81 नंबर प्रश्न अपना यहाँ पर है कि केंद्र सरकार ने किस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए विजन नेक्स्ट कार्यक्रम शुरू किया है। तो कौन से उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने विजन नेक्स्ट कार्यक्रम शुरू किया है। तो याद रखिएगा, विजन नेक्स्ट कार्यक्रम जो शुरू किया गया है वो कपड़ा विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि कपड़ा विनिर्माण उद्योग जो है उसको प्रोत्साहन देने के लिए जो हमारे केंद्र सरकार है उसने क्या किया है, विजन नेक्स्ट कार्यक्रम शुरू किया। और पता है आप लोग को अभी कपड़ा मंत्री जो है वो कौन है, गिरिराज सिंह जो कपड़ा मंत्री है। तो उसी के द्वारा ये कपड़ा विनिर्माण उद्योग को क्या किया है, कपड़ा विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए विजन नेक्स्ट कार्यक्रम शुरू किया गया। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न के 82 अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द जो है टेनिस से संबंधित नहीं है। सर्विस ब्रेक जो वो टेनिस से है, सेट भी टेनिस से संबंधित है, बॉली जो है ये भी टेनिस से संबंधित है। लेकिन बात करें हम लोग गोल का, तो गोल जो ये टेनिस से संबंधित नहीं है, बल्कि ये जो संबंधित है आप लोग याद रखिएगा, गोल जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। जैसे कि आप लोग फुटबॉल खेलते हैं तो पता होगा कि जो वो एक घर बना रहा था, उसमें हम लोग गेंद को डाल देते थे, वो क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। अर्थात गोल करने का मतलब 1 पॉइंट हमारा बढ़ गया। तो ये गोल जो है फुटबॉल से संबंधित हो गया। और ये हॉकी में भी होता है गोल करने वाला, तो ये हॉकी में भी हो गया। हॉकी और फुटबॉल से संबंधित है ये गोल शब्द, ना कि टेनिस से संबंधित, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में प्रश्न संख्या 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है। तो आपको पता है कि भारत के दक्षिण में जो है वो हिंद महासागर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हिंद महासागर। और आप लोग को पता है कि ये जो अपना अरब सागर हो गया, भारत के किधर है, तो भारत के पश्चिम में अरब सागर हो गया और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। ये सब आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न में प्रश्न संख्या 84 है कि आयु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को समानता डैश व्यापक श्रेणी में बांटा गया है। तो आयु के आधार पर जो है किसी राष्ट्र की जनसंख्या को समानता 3 प्रकार से बांटा गया है। तो पहला हो जाता है बच्चा, फिर हो जाएगा जवान, उसके बाद क्या हो जाएगा, वृद्ध हो जाता है। ये 3 भाग में बांटा गया है किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या को, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3। नेक्स्ट प्रश्न 85 नंबर प्रश्न अपना यहाँ पर है कि किस देश ने 31वीं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक, जिसका शॉर्ट नेम अपेक हो गया, आर्थिक नेताओं की बैठक की मेजबानी की है। तो 31वीं एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग अर्थात एपेक का जो है आर्थिक नेताओं की बैठक की मेजबानी जो की है वो पेरू ने की है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पेरू ने की है। और पेरू की राजधानी क्या है, लीमा है। तो वही लीमा में जो है वो इसका बैठक हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पेरू। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 86 अपने यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की है। तो याद रखिएगा आप लोग,
1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना जिस किया है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया गया। और राजा राम मोहन राय ने किस समाज का स्थापना किया था, याद रखिएगा ब्रह्म समाज का, कब, तो 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 यहाँ पर की S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारत की GDP कितने ईस्वी तक 6.5 से 7% की दर बढ़ने की उम्मीद है। तो याद रखिएगा कि इधर ऑप्शन आप लोग को मिलता है नेक्स्ट पेज में। ये हमारा पर जो ऑप्शन है हमारा देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है 2026 से 27 और दूसरा है 25-26, तीसरा है 27 से 28 और चौथा ऑप्शन है 28 से 29। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो ऑप्शन नंबर ये 2026 से 27 ईस्वी तक जो है भारत का GDP वो 6.5 से 7% करने का जो है वो टारगेट रखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 88 है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, यहाँ गौतम बुद्ध के बारे में दिया गया है। तो गौतम बुद्ध शाक्य गण के नाम से जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित थे और वे एक क्षत्रिय थे। यह बात सही कहा गया है। तो गौतम बुद्ध एक क्षत्रिय थे और जो है वो किस गण से संबंधित है, तो वो शाक्य गण के नाम से जो प्रसिद्ध है, एक छोटा सा गण है उसी से संबंधित है गौतम बुद्ध। ये कथन हमारा सही था। और यहाँ पर दूसरा कथन हमारा है कि गौतम बुद्ध का निधन जो है वो कुशीनारा में हुआ था। तो अपना ये भी कथन क्या है, सही है, क्योंकि गौतम बुद्ध का आप लोगों को पता है कि निधन जो है वो 483 ईसा में हुआ है। और कहाँ पर हुआ, तो कुशीनगर में हुआ है। और इसका जन्म जो हुआ है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ है, लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ हुआ है, कुशीनारा या कुशीनगर में, याद रख सकते हैं, 483 BC में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों क्या इसका सही दिया गया कथन है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 89 है कि महान हिमालय का क्रोड जो है वो किससे बना है। याद रखिए महान हिमालय का जो क्रोड है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ग्रेनाइट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, और ये ग्रेनाइट आप लोग याद रखिएगा जो आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 90 है कि 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मनोज बाजपेयी अभिनीत किस फिल्म के किस फिल्म ने यूके के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है। तो याद रखिएगा ये मनोज बाजपेयी ने जो अभिनय किया था वो फिल्म का नाम था द फेबल। तो इसी द फेबल मूवी ने ही यूके के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का अवार्ड जीता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, द फेबल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 और प्रश्न संख्या 91 हम लोग को पूछ रहा है कि भारत के अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो इससे अभी तो नियुक्त किया गया के संजय मूर्ति को, लेकिन इससे पहले जो थे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अर्थात इसको शॉर्ट में बोलते हैं CAG, ये के संजय मूर्ति अभी वर्तमान में, इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, के संजय मूर्ति जो है वो नियुक्त हो गया है CAG के पद पे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 92 है कि भगवती समिति 1973 ईस्वी में यह समिति बनाया गया था, ने डैश पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो याद रखिएगा भगवती समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वो बेरोजगारी पर की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बेरोजगारी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 है कि रिचर्ड बेलेजली डैश तक भारत के गवर्नर जनरल थे। तो याद रखिएगा रिचर्ड बेलेजली का जो कार्यकाल था गवर्नर जनरल के रूप में भारत में वो था 1798 से 1805 ईस्वी तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1798 से 1805 ईस्वी तक रिचर्ड बेलेजली का कार्यकाल था। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 94 है कि प्रश्न संख्या 94 पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता डैश के संविधान से ली गई है। तो नीति निर्देशक तत्व को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं DPSP। और याद रखिएगा DPSP जो लिया गया है भारत के संविधान में वो आयरलैंड से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आयरलैंड। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 है कि बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में हॉकी में महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी किस देश ने जीती है। तो बिहार के राजगीर में जो है हॉकी स्टेडियम में जो ये खेल हुआ था, तो महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीता है, किस देश ने जीता है। तो याद रखिएगा ये भारत ने ही जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भारत।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 96 है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने डैश ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली पर शासन किया था वो 1206 से 1210 ईस्वी तक किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश का स्थापना किया था और ये 1206 से ही ये स्टार्टिंग हुआ था दिल्ली सल्तनत का। तो याद रख लीजिएगा। और इसका पहला शासक जो हो गया दिल्ली सल्तनत का वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। अगला प्रश्न संख्या 97 है कि मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, मदन मोहन मंदिर जो है ये स्थित है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और यह जो है वो हिंदू मंदिर है, मदन मोहन मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है। तो याद रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ISA, इसका 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है आर्मेनिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा, आर्मेनिया। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 99 है कि 2024 वैश्विक मृदा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो 2024 का वैश्विक मृदा सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो नई दिल्ली में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 100 है कि मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तान उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, ये कहाँ मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये जैसलमेर में मनाया जाता है। जैसलमेर कहाँ है, तो राजस्थान में स्थित है। सभी यहाँ पर जितना भी है, जयपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, ये सभी राजस्थान में है। लेकिन लेह आप लोग लद्दाख में हो गया, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। लेकिन यह महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में, जो कि राजस्थान में स्थित है। वहीं पर मरु महोत्सव या फिर रेगिस्तान उत्सव भी इसको बोलते हैं, वहीं पर मनाया जाता है। यहाँ पर हम लोग का जो 20 जो जीके और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग साइंस की ओर बढ़ेंगे। तो साइंस का हमारा फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि देखिए, एक फिगर में दिया गया है। ये फिगर आप लोगों को दिख रहा है, प्रिज्म का फिगर है। और इसमें एक जो प्रकाश का किरण नीचे जा रहा है, उसके बाद प्रिज्म में जाने के बाद ये से मुड़ गया है, फिर बाहर आने के बाद ऐसे मुड़ गया है। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह चित्र दर्शाता है, क्या दर्शाता है यह चित्र, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा कि एक स्लैब से गुजरने वाला प्रकाश की किरणों का पथ। तो स्लैब नहीं है, प्रिज्म है, तो ये बात हमारा गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा है कथन कि एक प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश की किरणों का पथ, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रिज्म से गुजरने वाला प्रकाश का पथ ही है। उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर गलत बात है, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि एक प्रिज्म से गुजरने वाला प्रकाश की किरणों का ये पथ यहाँ पर दर्शाता है चित्र। नेक्स्ट प्रश्न न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग बनाते हैं। न्यूमेरिकल को कह रहा है कि 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्र 5 मिनट में प्राप्त सौर ऊर्जा जो है वो 4200 किलो जूल है। तो सौर नियतांक का मान क्या होगा। तो आप लोग को एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि सौर नियतांक बराबर जो फार्मूला होता है, सौर नियतांक इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है सौर ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुना समय होता है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सौर ऊर्जा कितना दिया गया है, 4200 किलो जूल दिया गया है। ये हो गया हमारा 4200 किलो जूल। और क्षेत्रफल दिया गया है 10 मीटर स्क्वायर हो गया। और समय कितना दिया है, 5 मिनट। तो हम लोग सेकंड में बदलेंगे तो ये 60 से गुना करेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये 2 शून्य कट जाएगा इससे, और 6 से 7 बार में ये कट गया। तो 7/5 किलो जूल हो जाएगा। इसको हम लोग पॉइंट में करेंगे तो 1.4 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, नहीं 1.4 किलो जूल नहीं होगा, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, ऊर्जा का हो गया क्या, किलोवाट हो गया। उसके बाद प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। मतलब इसका जो है सौर ऊर्जा का जो सौर नियतांक का जो मात्रक होता है वो होता है क्या, किलोवाट प्रति वर्ग मीटर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1.4 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस प्रकार आप लोग इस फार्मूला से सोल्व कर सकते हैं ये सवाल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर भी सवाल है, और ये सवाल हमारा है कि 40 किग्रा की एक लड़की 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलते हुए एक घर्षणहीन पहिए वाली गाड़ी पर उछल कर बैठती है। तो गाड़ी का वजन 3 kg है। तो गाड़ी एवं लड़की की नई गति क्या हो जाएगा। तो एक लड़की जो है कि वो 40 kg की है, 40 kg की कोई लड़की है, वो 5 मीटर प्रति सेकेंड से जा रही है। और उसके बाद एक कार है, ठीक है, क्या कर रहा है कि वो चाल से घर्षणहीन पहिए पर गाड़ी पर उछल कर बैठती है। तो ये गाड़ी है, यहाँ पर इस पे मतलब जाकर उछल कर बैठता है। ठीक है, उछल कर बैठती है। तो गाड़ी का भी कुछ वजन होगा। तो वो गाड़ी का वजन जो वो 3 kg दिया गया है।
और ये लड़की का वजन हो गया कितना 40 kg। तो ये दोनों इस पर बैठ गया तो दोनों वजन मिलकर हो गया 43 kg। अब इसका वेग क्या होगा वही पूछा जा रहा है। तो इसका जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा लड़की का वजन गुना उसका जो चाल होता है, क्या दिया गया चाल 5 दिया गया, 5 हो गया। और ये जो हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसको इक्वल हो जाएगा जब यहाँ पर जब गाड़ी पर बैठ जाएगा लड़की तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा उसका 40 kg प्लस 3 kg हो जाएगा। टोटल द्रव्यमान हो गया इतना। अब इसका वेग हमको निकालना था, यहाँ पर वेग से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग वेग निकालेंगे तो v बराबर हो जाएगा 40 गुना 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 200/43। इसको सोल्व किए तो हो जाएगा 4.65 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। इस प्रकार आप लोग सोल्व कर सकते हैं इसको सवाल को। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न में से कौन सा संयोजन प्रतिक्रिया नहीं है। तो संयोजन प्रतिक्रिया किसको बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक जो है जो हमारा यहाँ पर दिया रहेगा अणु, वो जोड़ने के बाद एक अणु बन जाएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो ये हमारा संयोजन है, ये भी है, ये भी है, लेकिन हमारा जो यहाँ पर पहला ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हैं ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है बल्कि विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर 2 मटेरियल मिला उसके बाद मिलने के बाद भी फिर 2 ही बन रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका जो कार्बोनेट का पोर्शन है CO3 ये अपना क्या करे इसको विस्थापित कर लेता है और CO2 जो है इसका हाइड्रोजन विस्थापित कर लेता है। इस प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ना सॉरी विस्थापन अभिक्रिया है, ना कि संयोजन अभिक्रिया है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में यह हो जाएगा कि हमारा ये जो है वो संयोजन अभिक्रिया नहीं है, वो केवल ये तीनों हमारा संयोजन अभिक्रिया था। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 5 है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इथाइन C2H2 का संरचना है। तो C2H2 का संरचना कौन सा है। इथाइन का आप लोगों को पता है C2H2 का जो बॉन्ड हो जाएगा इसके भी ट्रिपल बॉन्ड रहता है, और इसमें जो इथाइन का फार्मूला लगेगा वो CnH2n-2 लगेगा। तो इसका जो संरचना हो जाएगा वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसी में सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड वाला यही एक ऑप्शन है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 6 है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम का जो कारण होता है वो पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर हो जाता है। अगर पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर हो जाएगा तो उससे कौन सा बीमारी होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 7 है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या सा है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का जो संकेत होता है वो G होता है, और इसका फार्मूला से आप लोग ये निकाल सकते हैं विमीय सूत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा M-1L3T-2। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश विघटन प्रतिक्रिया नहीं है। तो ये हमारा AgCl प्रकाश विघटन अभिक्रिया है, ये भी प्रकाश विघटन की अभिक्रिया है। उसके बाद यहाँ पर H2 जो है H2O2 बन रहा है क्या, तो H2O में और O2 में टूट रहा है, ये भी हमारा प्रकाश विघटन अभिक्रिया है। और जो है 2NCl जो है वो टूट रहा है Na और Cl2 में, तो ये हमारा प्रकाश विघटन अभिक्रिया नहीं है बल्कि विद्युत विघटन अभिक्रिया है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है विद्युत अपघटन अभिक्रिया है, ना कि प्रकाश विघटन प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न में अपना सवाल है, यहाँ पर कह रहा है कि एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड बाद सुनी जाती है और ध्वनि के स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी क्या होगी। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो वेग है उसमें समय से गुना करते हैं। जब इसमें गुना करेंगे हम लोग 342 गुना 3, ये जो दूरी निकलेगा वो कितना निकलेगा, मतलब यहाँ पर हमारा कोई यहाँ पर गरज रहा है, ठीक, यहाँ पर दीवार है हमारा, यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर गरजने के बाद यहाँ से दीवार में टकरा के फिर यहाँ पर आएगा, और टोटल दूरी जो यहाँ पर क्या तय हो रहा है, टोटल दूरी ये 2 बार तय कर रहा है, लेकिन हमको इस दोनों के बीच का दूरी निकालना है तो एक ही बार लेना है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। जब इसको सोल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर 513 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 10 है कि ऊष्मा विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है। तो यह जो ऊष्मा विकिरण जो है वो प्रकाश की गति के साथ अभिक्रिया यात्रा करता है, और ये उच्च ताप से निम्न ताप की ओर यात्रा करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रकाश की गति के साथ मतलब यात्रा करती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है कि जल कैरोमितिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है। तो ये इसलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 है कि
पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो पृथ्वी जो है वो एक ब्लैक पिंड की तरह कार्य करता है, मतलब काले पिंड की तरह कार्य करता है। और आप लोग को पता है कि काला पिंड क्या करता है? ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है और अच्छा विकिरक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा विकिरक है हमारा पृथ्वी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 हमारा है कि दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग प्रतिरोध। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है कि अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? तो अल्फा कण जो होता है वो हीलियम के परमाणु का नाभिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ 15 नंबर प्रश्न है कि सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? तो ये तनुकरण के द्वारा जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया, तनुकरण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? तो रेडियम रेडियोधर्मी है, प्लूटोनियम भी रेडियोधर्मी है, यूरेनियम भी चाहे हमारा रेडियोधर्मी है, लेकिन जिरकोनियम जो है रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है कि सूक्ष्म जीव जो कि 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम पर वृद्धि करते हैं वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा ये कहलाते हैं सैक्रोफिल्स। सैक्रोफिल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब बात करें हम लोग ऑप्शन नंबर ये थर्मोफिल्स का, तो थर्मोफिल्स जो है जिस तापक्रम का वृद्धि करता है सूक्ष्म जीव, अगर थर्मोफिल्स का जो तापमान होता है वो होता है 41 से 122 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर बात करें म्यूजोफिल्स का तो ये 20 से 45 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है, लेकिन सैक्रोफिल्स की बात करें तो ये -20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक के बीच होता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर वृद्धि करते हैं वो कहलाते हैं, ये हो जाएगा सैक्रोफिल्स। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है कि निम्नलिखित में से के कौन अपकृत पदार्थ है? अपकृत पदार्थ अर्थात जिसका अपकरण हो रहा है। अपकरण होने का मतलब ये हो गया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है और हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि CuOH2 के साथ मिलकर यहाँ पर क्या बना रहे हैं? Cu + H2O बना रहा है, अर्थात Cu से जब ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, तो ऑक्सीजन का जो त्याग करता है उसमें क्या होता है, वो अपकृत हो रहा होता है। तो यहाँ पर हमारा CO क्या हो गया, ये अपकृत हो गया Cu में, क्योंकि ऑक्सीजन का त्याग किया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कि CO मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पर अपकृत हो रहा है। ये अपकृत पदार्थ हो गया हमारा कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ये एक फिगर दिया गया, इसमें आप लोगों का प्रतिरोध दिया गया। इसका जो क्या कर रहा है कि तुल्यांकी प्रतिरोध निकालना था। तुल्यांकी प्रतिरोध आप लोगों को पता है श्रेणी क्रम में क्या होता है, जुड़ता है, और समांतर क्रम में 1/, करके जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ये फिगर आप लोग देख सकते हैं। इस फिगर के अनुसार हम लोग इसको समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। R1 यहाँ का वैल्यू 10 ओम दिया गया है, R2 का 40 ओम दिया गया है, फिर R3 हमारा 30 ओम हो गया, फिर R4 हमारा 20 ओम है, और R5 कितना है, 60 ओम है। सबसे पहले ये दोनों समांतर क्रम में इसका निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का अगर समांतर क्रम इसको निकालेंगे तो हमारा आ जाता है 10 ओम, 10 ओम आ जाएगा। उसके बाद इनको हम लोग 30, 20 और 60 को समांतर क्रम में निकालेंगे तो हो जाएगा 8 ओम, और दोनों हमारा क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 10 + 8 हो जाएगा 18 ओम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग निकाल सकते हैं, समांतर क्रम में निकालना जानते होंगे। समतुल्य प्रतिरोध ये हो जाता है, यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर श्रेणी क्रम में रहेगा तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाता है R1 + R2 + R3, जितना भी रहेगा। अगर समांतर क्रम में रहेगा तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2, ये सब होता है। इस पर आप लोग निकाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा पनीर बनाने में जो किण्वक का प्रयोग होता है वो होता है रेनिन किण्वक। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा रेनिन। नेक्स्ट प्रश्न के 21 है कि जल के अणु की शुद्ध इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना है। तो जल जो हमारा फार्मूला होता है H2O, इसका जो इलेक्ट्रॉन का संरचना है वो होता है ये वाला संरचना हो जाएगा H। और यहाँ पर देखिए कि अष्टक पर आना चाहिए, किसी भी ऑक्सीजन के चारों ओर के 8 जो है वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पर डॉट को गिनिएगा, जहाँ पर 8 पूरा रहे वही इसका सही संरचना होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 है कि प्रश्न कह रहा है आप लोगों की निम्नलिखित में से कौन सा वक्र एक विमीय गति नहीं दर्शाता है? एक विमीय गति कौन सा नहीं दर्शाता था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 देख सकते हैं, ये एक विमीय गति नहीं बल्कि 2 विमीय है। उसके बाद ये हमारा एक विमीय है, ये भी एक विमीय है, और ये भी हमारा एक विमीय है। इसलिए इसका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा वृत्त जो फिगर में बना हुआ है ये एक विमीय नहीं बल्कि 2 विमीय है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 है कि उत्तक
इनमें से किससे बना होता है? तो उत्तक जो बना होता है वो बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से बनता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि आपस में जोड़ दी गई एक उत्पत्ति की अनेक कोशिकाएं होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 है कि पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? तो पौधों के कीट को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट जो है वो एफिड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 है कि मानव मूत्र में पाए जाने वाले यूरिया निम्नलिखित में किस पदार्थों के विखंडन से बनता है? तो यह बनता है यूरिक एसिड के विखंडन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 साइंस का क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन था, वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा क्योंकि आवाज़ थोड़ा आज का क्वालिटी ठीक नहीं था आवाज़ का, तो उसे आप लोग इग्नोर कीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार के क्वेश्चन को साथ में लेकर। थैंक यू।